I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने दिवाली के त्यौहार को बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया और हमें ये त्यौहार निरंतर याद दिलाते हैं कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है, बुराई पराजित होती ही है। लेकिन इसके लिए अच्छाई को काफ़ी यत्न भी करना पड़ता है। चाहे भगवान श्री राम की कहानी से हम कुछ सीखें या फिर भगवान श्री कृष्ण से, जिन्होंने कौरवों की विशाल सेना को हरवा दिया। और यहाँ पर इतने विशाल रिसोर्सेज होने के बाद भी कौरव बड़ा बेबस फील किए पांडवों के सामने। तो आखिर डिफरेंस कहाँ पर आया? डिफरेंस आया मेंटरशिप में। और अगर हम यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो यूपीएससी की तैयारी युद्ध से कम नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है और एक एक करके इन चैलेंजेस को भेदते हुए हमें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। सो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन शर्मा, फैकल्टी एट स्टडी IQ, और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्टडी IQ की P2I मेंटरशिप सीरीज में। इस सीरीज में हमने आप जैसे कई कैंडिडेट्स जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई किया है, उसकी कैटेगराइजेशन की है और आपके उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस सीरीज में अलग अलग एपिसोड्स में उसकी हम बात करेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं रजत सर, जो स्टडी IQ की मेंटरशिप टीम को लीड करते हैं, और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के मुद्दे को। सो आई वेलकम यू रजत सर टू आवर एपिसोड। तो ये सीरीज़ के बारे में तो शायद अब स्टूडेंट्स को पता लग ही गया है, तो हमारा बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हमने ये टॉपिक बड़ा ही सोच समझ कर चुना है, क्योंकि बेसिकली टाइम ही एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक आप भी इससे एग्री करेंगे कि अभी हम ये सेटअप और ये पूरी इसकी तैयारी करने लगे थे तो वी गॉट अ लिटिल लेट। और एक चीज़ अगर डिले होती है तो आगे की सारी चीज़ें इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी क्लासेस भी हैं यार, तो यू मस्ट एग्री। टाइम मैनेजमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करनी है हमें। तो रजत, बीइंग अ मेंटोर, आप मुझे बताइए कि किस डायमेंशन को हम सबसे पहले पकड़ें अगर हमें टाइम मैनेजमेंट बेसिकली प्रॉब्लम है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट डायमेंशन जिससे कि हम इसको समझ सकें कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। सर, हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात करते हैं जो हम मेंटोर हैं, तो हमने हमें एक जनरल आइडिया लग चुका है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो अपना प्रिपरेशन करते हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो वी विल ट्राई कि हम उनको उन चैलेंजेस पे बात करें और इस पॉडकास्ट के थ्रू उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहला हमारा जो एक पॉइंट है वो है कि इम्पोर्टेंस, कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जब हमारी उनसे बात होती है तो वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस करते हैं कि क्या सही में टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, सही में टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि ज़्यादातर फोकस बच्चों का एकेडमिक रहता है कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये टेस्ट सीरीज लगानी है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। बट कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। तो सर, आप थोड़ा हमें बताएंगे कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। रजत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डायमेंशन जो हमें डेफिनेटली टच करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमने सोल्यूशन करना होता है कि इसको ठीक कैसे करें, राइट, या ये हाउ टू डू समथिंग, जी सर। तो वो क्यों करें अगर हम आंसर कर लेना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखो यार, यूपीएससी की जर्नी में हमें बहुत कुछ करना होता है, पर्टिकुलरली पढ़ाई करनी होती है अगर फंडामेंटली देखें, और उसको करने के लिए सोर्सेज हैं, जी। बुक्स, हमारे फैकल्टीज़ की गाइडेंस, इंटरनेट पे कई वीडियोस। अब सभी सोर्सेस आज की डेट में इनकी अबंडेंस है। टुडे वी हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन इज जस्ट वन क्लिक अवे। बुक्स अगर हम देखें, राजेंद्र नगर की मार्केट या मुखर्जी नगर की प्लेथोरा है, भरा पड़ा है पूरा का पूरा। ऑनलाइन पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है। एग्जैक्टली। तो इकलौती वो चीज़ जिसकी कमी है, या कहिए कि पिछले 10-15 सालों में इकलौती चीज़ जिसकी अबंडेंस नहीं, वो वहीं की वहीं है, बल्कि कम होती हुई नज़र आ रही है अगर रिलेटिवली स्पीकिंग, तो वो है टाइम। ये 24 घंटे ही थे पहले भी, आज से 50 साल पहले, आज भी 24 घंटे हैं, लेकिन चीज़ें करने को बहुत कुछ है। सर, इसमें यही बात मेंशन करना चाहूँगा, वही 24 घंटे को यूज़ करके कोई एस्पिरेंट अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं उन्हीं 24 घंटे में पढ़ते पढ़ते शायद उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाते। बिल्कुल रजत, और कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि उन 24 घंटे में से वो डेली 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और वहीं अगर सीमिंगली 14 घंटे कोई पढ़ रहा है बट एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा,
तो एक्चुअली बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ है। तो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत इस बात से हम समझ सकते हैं कि वी शुड ट्रीट इट एज अ रिसोर्स। तो Okay. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इस एग्ज़ाम में, बल्कि किसी भी चीज़ में, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे जी सर। हम अब आज की डेट में आपको पता है जियोपॉलिटिक्स में युद्ध चल रहे हैं, जी सर। तो वहाँ पर भी सबसे पहले वो एनालिसिस यही होता है कि वॉर लड़ने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं सारे, आर वी प्रिपेयर्ड। जी। तो टाइम मैनेजमेंट भी वहीं पे आ जाता है, और यही वो रिसोर्स है जो बाकी सभी रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाएगा। जी। क्योंकि अगर हम टाइम की सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो फिर ना हम अपनी बुक्स को ठीक तरह से पढ़ पाएंगे, ना ही जो अलग अलग टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जी। वो सही प्रायोरिटी मिल पाएगी। तो वहाँ ही प्रॉब्लम आ जाती है कि 6 घंटे वाला क्योंकि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, जी। वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, और 14 घंटे वाले क्योंकि उसका हैफ हैज़र्ड चल रहा है जी। तो उसको लगता तो है मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। एक्चुअल में नहीं हो पा रही। तो सर इसको हम टाइम मैनेजमेंट को कहीं न कहीं डिसिप्लिन से भी रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल रजत, टाइम मैनेजमेंट की जहाँ पर बात आती है डिसिप्लिन तो डेफिनेटली आएगा, जी। क्योंकि अगर हम बचपन से भी देखें स्कूल टाइम से, हम्म। तो डिसिप्लिन में सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो पंक्चुअलिटी आती है। जी। कि स्कूल में जो बच्चा लेट आता था या क्लासरूम में लेट आ रहा है, असेंबली में लेट आ रहा है, तो उसको माना जाता था कि ये बच्चा थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड है, कि जी सर। रिसेस के बाद रिसेस खत्म होगी बट ये वापस नहीं आया। तो डेफिनेटली एक डिसिप्लिन तो एलिमेंट आता ही है। तो दो तरीके से देखना है हमें इसे। एक चीज़ कि जिन लोगों में इनहेरेंटली डिसिप्लिन होता है जी सर। वो टाइम मैनेजमेंट जनरली ठीक कर पाते हैं, लेकिन तब भी खैर समस्या आती है। दूसरी चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट जिसका खराब चल रहा है उसको अपने अंदर थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अगर वो इसको सही इस्तेमाल करना चाहता है। तो आई थिंक हम इन एंगल्स को क्यों ना केस स्टडी के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स में वो कौन से पर्टिकुलर केसेस आते हैं, कौन से इश्यूज आते हैं। कि आप सब जानते हैं कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट देखो यूनिक है, और यूनिकनेस के चलते ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है कि वो सोल्यूशन भी यूनिक होगा, राइट। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व एंड सी सम केस स्टडीज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं चैलेंजेस टाइम मैनेजमेंट को लेकर। जी सर, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। तो मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ सर। श्योर, ठीक है। तो सर हम एज्यूम करते हैं कि एक एस्पिरेंट है जिसने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और उसने जस्ट लाइक उसका फर्स्ट वीक है प्रिपरेशन का, एंड ये जो एस्पिरेंट है वो अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस है, एंड दैट एस्पिरेंट इज रेडी टू गिव 8 to 10 आवर्स इन स्टडीज पर डे। तो सर आप बताएं कि वो जो एस्पिरेंट है जिसने जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उसको 8 से 10 घंटे अपना कैसे मैनेज करने चाहिए? देखो यार, जो न्यू एस्पिरेंट है जी, टाइम एज अ रिसोर्स को अगर इसने मैनेज करना है तो सबसे पहले ये डेमार्केट करना है कि इस रिसोर्स की एलोकेशन किन चीज़ों में जाएगी। न्यू एस्पिरेंट जनरली क्या करते हैं कि वो करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। रीज़न बीइंग ये जो आसपास भूत घूमते हैं, इनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की जाती है। कुछ लोग इनको इज्जत देने के लिए सीनियर्स भी कह देते हैं। जी सर, राइट। तो इसमें हमें ये समझना है कि वो सीनियर्स हो चुके हैं तो करंट अफेयर्स अब पकड़ सकते हैं वो जी। लेकिन एक नया एस्पिरेंट जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक्स पता नहीं है, वो करंट अफेयर्स में अगर अपना एफर्ट लगाएगा बहुत सी चीज़ें उनसे समझ नहीं लगेंगी। तो जो काम को एक्चुअली 2 घंटे लगने चाहिए करंट अफेयर्स, उसको वो हो सकता है 4 या 5 घंटे लगाए, और दैट पर्सन विल रियलाइज कि उसका आधा टाइम करंट अफेयर्स करने में लग रहा है, स्टैटिक उसके चक्कर में हो नहीं रहा। करंट अफेयर्स ना समझ पाने की वजह से वो डीमोटिवेटेड भी फील कर रहा है, स्टैटिक भी उसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एंड टाइम की बिल्कुल मिसमैनेजमेंट। कहीं ना कहीं उनके बेसिक ही मिस रहेंगे। जब तक बेसिक मिस रहेंगे तो वो न्यूज़पेपर भी कैसे रीड कर पाएंगे? जैसे अभी जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे हमारा अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन हमास के बीच में जो कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो जब तक वो बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, बेसिक नहीं जानेंगे, वाई आज की जो सिचुएशन है वो क्यों है, तो वो आज का करंट अफेयर शायद पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। तो इसमें एक नए बच्चे के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपका 80% ऑफ द टाइम जाना चाहिए स्टैटिक पार्ट, राइट। तो आपको स्टैटिक करना है, प्लस अगर फुल टाइमर है, क्योंकि 8 से 10 घंटे अगर कोई दे सकता है तो आई एम एज्यूमिंग दैट पर्सन इज फुल टाइमर। सो ऑप्शनल इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जी सर, राइट। इनफैक्ट ऑप्शनल डिपेंड करता है केस टू केस, बट मेरे हिसाब से तो ऑप्शनल कुछ स्टार्टिंग में शायद जीए से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शनल जैसे PSIR हो गया या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री हो गया, जी सर, वो आपका एक बार प्रिपेयर अगर हो गया तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फेर बदल नहीं करने पड़ते, वो आपका फिक्स तैयार एक हो गया,
थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स उसको करते रहो एंड दैट इज डन। जीएस ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा ज़्यादा डायनामिक है, इसके क्वेश्चंस भी थोड़ा ज़्यादा पैटर्न बदलते हैं। तो जो टाइम है न्यू कमर का 8 से 10 घंटे जो दे सकता है, 80% जाना चाहिए उसको स्टैटिक की तैयारी में। इस 80% को वो 50% जीएस को 50% ऑप्शनल को दे सकता है, यानी कि 4 घंटे दे जीएस को, 4 घंटे ऑप्शनल को। अब इसमें अगर तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 2 घंटे वो स्टडी करेगा और 2 घंटे रिविजन प्लस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं करना कि आप 20-20 मेंस के क्वेश्चंस एक ही दिन में ट्राई करें, क्योंकि दैट विल अल्टीमेटली वो कोई फायदा नहीं। आपने स्टार्ट ही किया है तो अभी नॉलेज बेस तो बना लो, लिख हो जाएंगे आंसर। बच्चे यही करते हैं कि नॉलेज बेस तैयार नहीं है, कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं और उससे होता क्या है कि लिखते टाइम ना हमारी एक क्रिएटिविटी आती है सामने। एंड सिंस मैन इज अ क्रिएटिव एनिमल, तो कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी जब भी आती है ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है इंसान को, राइट? तो उसमें हम कैरिड अवे हो जाते हैं, जिससे प्री कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वो जो 2 घंटे हैं, आपने जब रिवाइज किया, 1 घंटा आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे कि मैंने पढ़ा क्या, दोबारा एक बार रिकॉल कर लिया। रिमेनिंग 1 घंटे में कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, 3, 4 या 5, प्रेफरेबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक कोई मेंस का क्वेश्चन देख सकते हो कि उसमें क्या पूछा गया। उसमें एटलीस्ट स्टार्टिंग में केवल स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें आप जी, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। रिमेनिंग जो 4 घंटे हैं वो हैं ऑप्शनल के लिए। अगेन अगर इसमें कोई सेल्फ स्टडी करता है तो वो 2 घंटे या 2.5 घंटे ऑप्शनल को दे। ऑप्शनल थोड़ा ज्यादा एनर्जी और टाइम मांगेगा, और रिमेनिंग टाइम वही सेम चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे और फिर ये सोचे कि क्या मैंने जो टॉपिक पढ़ा इस पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो कि ऑप्शनल में होता है और रिपीट भी होते हैं ऑप्शनल में पीवाईक्यूज, तो क्या मैं आंसर कर पा रहा हूँ? और अगर नहीं कर पा रहे तो आंसर लिखें ना, लेकिन एक बार उस टॉपिक को दोबारा पढ़ ले, और 1 हफ्ते की ऐसे रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद वो फिर से आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स हमारा रह गया 20% ऑफ द टाइम जी, उसमें न्यूज़पेपर के ऊपर हम एम्फेसिस दे सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी आप सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय जैसे कुछ सेक्शंस होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस इज अ गुड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी, उसके एक्सप्लेन्ड सेक्शन से आप शुरू कर लें। जैसा कि आपने बताया कि इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो बच्चा कैसे समझेगा, बट इंडियन एक्सप्रेस इज दैट न्यूज़पेपर जो बैकग्राउंड भी देता है। तो दैट इज वाई आई रिकमेंड दिस टू एवरी न्यू बिगिनर, राइट? तो उससे अच्छी, और उसमें एक्सप्लेन सेक्शन पर फोकस रखें इनिशियली। ग्रेजुअली क्या होगा, बेस बनने के बाद आप मंथली मैगजीन समझ जाओगे कि कैसे यूज करनी है। तो फिर थोड़ा टाइम 1 घंटा न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन सेक्शन, रिमेनिंग 1 घंटा मैगजीन के 4 पेजेस डेली। 30 डेज में 120 की मैगजीन कंप्लीट हो जाती है। तो ये तरीका रहे। और इस टाइम में वो प्रॉपर ब्रेक्स भी ऐड करके जरूर रखे, क्योंकि ब्रेक्स भी एज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक ऐसे ना समझे कि ब्रेक अलग है, ब्रेक इज लाइक कि इसी टाइम में आपको ब्रेक भी देना है, क्योंकि लॉन्ग आर्ट्स स्टडी भी नहीं करनी है। लाइक 45 to 1 hour हुआ, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक भी ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ब्रेक नेसेसरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी, वी आर मशीन्स, काइंड ऑफ मशीन्स। तो मशीन जैसे गर्म हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए तो मोटर सड़ जाती है उसकी। और यस, जैसे कि यहाँ पे सर इट्स ऐसे भी हम इसको पुट कर सकते हैं कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बस अलार्म आपने लगा लिया कि मुझे 2 घंटे बैठना है, तो सिर्फ आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, आप एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर रहे हो, बस रीड किए जा रहे हो, तो एफिशिएंसी भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। तो यहीं पे ये पॉइंट भी आता है कि 8 से 10 घंटे एक्चुअली क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट 6 to 7 hours भी देना चाहता है तो दैट मीन्स कि दैट विल बी ऑल राइट। ऑफ कोर्स ये देखो, न्यू एस्पिरेंट का वही, अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मान लो कि बिल्कुल ही नया एस्पिरेंट है, तो लेट्स से अगर वो ऑप्शनल नहीं कर रहा अभी इनिशियली, कि वो अपने 2-3 जीएस के सब्जेक्ट्स करने के बाद ऑप्शनल पर आता है, इवन दिस इज अ फाइन अप्रोच, किया जा सकता है। तो उस केस में वो जीएस से स्टार्ट करे। प्रेफरेबली मैं सजेस्ट करता हूँ कि हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो जी, क्योंकि हिस्ट्री स्टैटिक है, प्योर स्टैटिक पार्ट जो है वो हिस्ट्री है। ये एक बार प्रिपेयर हो गया तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते नहीं, तो ये आपका, अगर खुदा ना खास्ता अटेम्प्ट दोबारा देना भी पड़ा तो तब भी वो नोट्स आपके तब भी काम आएंगे, राइट? तो ऐसे में अगर 6-7 घंटे दे रहे हो तो आराम से आप 2 घंटा पढ़ो। देखो, मेरा ये मानना है कि मिनिमम 2 घंटा स्टडी की तो आदत डाल लो जी, सिटिंग, लाइक 2 घंटा सिटिंग होनी चाहिए। आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 2 hours का रहता है, मेंस का तो 3 घंटे का रहता है।
प्रीलिम्स का एग्जाम 2 आवर्स का रहता है, तो उसमें मिनिमम 2 घंटे की सिटिंग आपकी होनी चाहिए। एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि अगर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद माइंड वॉन्डर करता है, उसे वापस खींच के लेके आओ। माइंड वॉन्डर अगर करवाना ही है तो 2 घंटे के बाद आप ये करवा सकते हैं कि एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए आप तैयार रहें। और ग्रेजुअली ये सिटिंग 3 घंटे की होनी स्टार्ट हो जाए। 3 घंटे के बाद आप फिर जब ब्रेक लेंगे तो यू विल एक्चुअली फील कि वो ब्रेक मैंने अर्न की है, दैट इज एन अर्नड ब्रेक, राइट। और उसमें फिर माइंड वॉन्डर होगा, तो जब वापस आप बैठोगे तो एक्चुअली हमारा माइंड भी क्या है ना कि हम लोग बाय डिफॉल्ट थोड़े लेजी हैं जी। तो उसमें माइंड भी कोशिश करता है किसी चीज़ को आसान बनाने की। अब हमने कुछ पढ़ा 2 घंटे या 3 घंटे, वापस बैठकर आप सबसे पहले तो ये करो कि वो पेन डाउन करने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो उस केस में जब पेन डाउन करते हैं ना तो बिल्कुल फाइन पॉइंट्स निकल के आते हैं समरी की फॉर्म में। एक बार वापस ओरिजिनल टेक्स्ट देख लो कि क्या मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो गया। अगर कुछ मिस हुआ है और ये पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट था या नहीं इंपॉर्टेंट था, तो अगर नहीं पता लगता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। तो अगर पता लग गया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, मुझसे मिस हो गया, उसको रेड पेन से लिखो ताकि नेक्स्ट टाइम याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो ब्रॉडली हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जो आप पे अवेलेबल टाइम है उसमें आपका प्रॉपर टाइम आपका जीएस का रहे, कुछ टाइम आप ऑप्शनल को दें, एक प्रॉपर ब्रेक्स हों आपके। और इसमें जैसे आपने डिस्कस मेंशन किया प्रीवियस ईयर के बारे में, तो प्रीवियस ईयर रहें एंड सिलेबस जो हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस है वो भी पैरेलली आप देखते रहें, मतलब अपने टाइम मैनेजमेंट में उसको भी एक पार्ट बना के रखें। बिल्कुल वो स्टडी का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि एक ये प्रॉब्लम आती है एस्पिरेंट्स को कि सब जने कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस, पीवाईक्यू सिलेबस, तो वहाँ पर अब हम अपना टाइम याद करें। स्टार्टिंग में जब हमने पूरे किसी कंटेंट को पढ़ा ही नहीं है तो पीवाईक्यू देख भी लिए तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं हम देख पाएंगे, जिस पर्सपेक्टिव से एक रीडिंग के बाद हम देख सकते हैं जी। उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एंड सेम गोज फॉर सिलेबस। तो डेफिनेटली उसको साथ में रखो। बेस्ट ये रहेगा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का पीवाईक्यू ढूंढो, वो मिल जाते हैं आजकल। तो हमारी स्टडी है क्योंकि भी बुक्स में हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड सिलेबस में भी वो टॉपिक आप फाइंड कर सकते हैं। तो टॉपिक पढ़ने के बाद प्रेफरेबली इफ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑलवेज गो फॉर पीवाईक्यू फर्स्ट। ओके तो सर इसी से हमारा अगर हम सेकंड केस स्टडी की बात करें तो हम पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका किसी वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया, और वो जो एस्पिरेंट है स्टिल दे आर डूइंग प्रिपरेशन, और वो कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो एक सर अगर जो ब्रॉडली हम मान के बात चलें कि जो स्टूडेंट 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आई थिंक स्टैटिक की अच्छी नॉलेज है, तो उसको अपना 5 to 6 आवर्स अगर जो हम बात करें कि उस एस्पिरेंट पे सिर्फ 5 to 6 आवर्स है, तो वो 5 to 6 आवर्स को कैसे मैनेज करे सो दैट कि जो उसका नेक्स्ट प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स को क्लियर करने के उसके जो चांसेस हैं ज़्यादा बढ़ जाए। ये एक काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट शायद इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि उन्होंने अटेम्प्ट दिया एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कंपटीशन नोटोरियस है तो कहीं ना कहीं अच्छे कैंडिडेट्स भी रह जाते हैं और प्रीलिम्स आयरन गेट माना जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए रजत मेरा ये मानना है कि सबसे पहले यू शुड हैव फिक्स्ड आवर्स, कि आप अगर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं तो अपनी स्टडीज़ के लिए यू नीड टू हैव फिक्स्ड आवर्स। अगेन यहाँ पर प्रेफरेबली तो वही माना जाता है कि जिन घंटों में एग्ज़ाम होगा, कि मॉर्निंग 9 to 12 ये मेंस का रहते हैं, 9:30 to 11:30 ये जीएस प्रीलिम्स में रहते हैं, एंड 2:30 से 4:30 ये सीसेट का रहता है। तो अगर इन घंटों में आप एक्टिव रह सकते हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल। हाउएवर अगर तैयारी के समय ये पॉसिबल नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फिक्स्ड आवर्स रखें। और अगेन अगर 6-7 घंटे हैं, अगेन ब्रेक्स राइट, रिफ्रेशमेंट्स के साथ साथ इस केस में आप 30-30-30 33 1/3 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा होगा करंट अफेयर्स का। यहाँ पर अब इस केस में करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्टैटिक वो ऑलरेडी 2 साल में कवर कर चुका है। एग्जैक्टली स्टैटिक के यहाँ पर यही एजम्पशन मेरी है कि स्टैटिक एक बार आंखों से निकल चुका है। तो उस केस में करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे। करंट अफेयर्स करने से एक तो जो ट्रिविया होता है या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ऑन गोइंग करंट हैपनिंग्स की, वो आपकी रिवाइज होगी। दूसरा कुछ ना कुछ आप साथ में पढ़ते हो, जैसे कि अभी ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का टैग मिला है जी सर। तो इसमें एक तो वहाँ पढ़ के हमें ग्वालियर के बारे में, ठीक है, एंड हमें कोझिकोड के बारे में पता लग गया, प्लस यूनेस्को हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटेंजिबल टेंजिबल, तो ये तो वो फिर करंट ये पढ़ने के बाद
स्टैटिक में जहाँ पे रिलेशन बना हाँ। एक बार उसे भी रिवाइज कर ले। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि जो पहला हिस्सा है इसमें लगेगा, बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि करंट कर रहा है, बट रिवाइज दोनों ही हो रहे हैं। सेकेंड 1/3 पार्ट जो है वो इसका जाना चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को लेकर, एंड तीसरा जो 1/3 पार्ट है, अब ये इंटरचेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है, वो जाएगा स्टैटिक कंपोनेंट जो खासकर उनको वीक लगता है। फॉर एग्जांपल अपनी तैयारी के समय पर मुझे ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक लगा करता था, ओके। तो उसको मैं दे सकता हूँ, राइट। एंड अगेन इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ऑल्टरनेट भी रख सकते हैं, राइट। एक दिन अगर 1/3 पार्ट आपने क्वेश्चंस को दिया है तो अगले दिन फिर आप ऑप्शनल को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल भी अच्छे से पढ़ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बार उसको भी कवर कर लिया है तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना नहीं पड़ता, वो आप टॉपिक को देख के वो आसानी से रिवाइज हो जाता है। तो ऑप्शनल को करके उसी के साथ उसका कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस हो सकें, यू कैन डू दैट। ओके, तो ये भी सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें लिमिटेड टाइम में आई थिंक यूपीएससी के प्रिपरेशन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एस्पेक्ट को एक एस्पिरेंट कवर कर पाएगा जी। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। जो सेकंड टाइमर्स होते हैं ना, ये जख्मी शेरों की तरह होते हैं। इनमें मतलब मेरा ये मानना है कि बिकॉज दे वर क्लोज, उन्होंने मेहनत और इन्वेस्टमेंट अपनी कर ली है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट भी एक इन्वेस्टमेंट है जी। तो ये जख्मी शेर ना पैशनेट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। जिसकी वजह से कई बार ये अनरियलिस्टिक टाइम टेबल भी बना देते हैं। ये भी एक समस्या है ओके। कि कई बार ब्रेक नहीं देंगे, हाँ। या फिर अगर जैसे मैंने कहा कि ऑप्शनल को करना है तो वो इतने सारे टॉपिक्स 2 घंटे में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि उस दिन पे शायद वो 50% भी अचीव ना हो पाए, और वो एक नेगेटिविटी जनरेट करेगा जिससे कि अगले दिन वो थोड़ा पाइलअप होती रहेंगी। हाँ, पाइलअप भी होंगी, वो माइंड पर भी इम्पैक्ट करेगा, अगले दिन एफिशिएंसी कम होगी और ये विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। ओके। तो एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने टारगेट्स रियलिस्टिक रखें। हाँ, और आई थिंक ये सर जो टाइम मैनेजमेंट होगा जब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, लाइक अपने आवर्स के साथ साथ डेज के साथ साथ वीक और मंथली अप्रोच देखेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स भी उनको पता रहेगा कि उनको कब कैसे कवर करने हैं। तो दैट मीन्स वी कुड से कि टाइम मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी एक एस्पिरेंट की हेल्प करेगा। बिल्कुल रजत, मैं आपकी इस बात से भी बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। इसमें मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूँगा कि प्रीलिम्स देखो नोटोरियस स्टेज है, राइट, एंड मेंस की कवरेज, मेंस में GS1 में आई स्कोर्ड, आई वाज एबल टू स्कोर 105 प्लस, तो दैट वाज अ फीट। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, फेदर इन माय कैप। खैर कहानी अलग है, बट यहाँ पे ना कुछ सीखा था तैयारी के समय पर। लॉन्ग टर्म डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, ईयरली, ठीक है, यही रहता है। अब इसमें ऐसा है कि मैंने डायरी सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था इन माय 2020 अटेम्प्ट, एंड दैट इज व्हाट पुश्ड मी अहेड, ठीक है। तो डायरी सिस्टम में मैं क्या करता था कि एक बार होता है ना कि मेरे दिमाग में था कि स्प्रिंट मारनी, अब 21 दिनों की स्प्रिंट। तो मैंने डायरी ली एक ब्लैंक पेजेस की, ठीक है, वो और बिजनेस प्लानर्स ये सब आते हैं, तो ब्लैंक पेज है, उस पर डेट डाली, डेट पेज ऐसा है, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड पर मैंने लिखा कि स्टैटिक का मैंने क्या कवर करना है, और स्टैटिक में भी एक डिवीजन बनी हुई है कि ऑप्शनल वाला नीचे, राइट साइड पे करंट अफेयर्स, और वहां पर बिल्कुल पिन पॉइंटेड लिखा है कि जो मैंने करंट अफेयर्स कवर करने हैं उसके सोर्सेस क्या होंगे और उस सोर्स में से मैंने कितना पढ़ना। ओके। तो ये अप्रोच रख ली, और ऐसे रियलिस्टिकली अब क्या था कि बाय द टाइम आपको भी पता लग जाता है कि व्हाट इज रियलिस्टिक, व्हाट इज अनरियलिस्टिक। तो आसपास वही सीनियर्स और भूतों की बातें ना सुनते हुए आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं, थोड़ा सा, हाँ, रियलिस्टिक गोल्स, थोड़ा सा पुश जरूर करें, हल्का सा चैलेंज जरूर करें जी, क्योंकि मजा उसी में आता है, और जब आप उसको अचीव करते हैं तो एक अलग सेटिस्फेक्शन भी आती है। तो ये 21 डेज का प्लान बनाओ, या चलो 20 डेज का आप बना लो। इन 20 डेज में, क्योंकि इफेक्टिवली ये 3 वीक्स बनते हैं, तो 3 आपके बफर्स आएंगे, 3 दिन ऐसे जो बिल्कुल खाली हैं, कुछ नहीं है उसमें, हाँ, ठीक है। अब ऐसा है कि जो आपने ये प्लान बनाया, डेली के डेली कोशिश करते रहे, और डेली आपने थोड़ा सा ये भी आइडिया रखना कि मैंने कितने घंटों में पढ़ना है। अब जैसे 3 हफ्तों में एक दिन बफर गया, तो हर दिन 2 घंटे भी बफर जाएंगे, कि उन 2 घंटों को खाली रखो। ओके। इसमें ये होगा कि अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया उस दिन का, तो उन 2 घंटों में आप करोगे रिविजन, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो उसमें फिर उसको पाइलअप नहीं होने देना, उसको कर लेना है। ओके, राइट। तो ये डेली बेसिस पे मैनेज हो गया, हर दिन ऐसे करते रहे। अब 1 हफ्ते के बाद
क्या होगा कि कुछ चीज़ें ज़्यादातर केसेस में छूट जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं छूटेगा कि पूरा दिन ही लग जाएगा उस पर। तो वो जो बफर है उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपने देना है उन चीज़ों को जो छूट गई, बैकलॉग था, और रिमेनिंग हिस्सा आप रिवीजन को दोगे और एमसीक्यूज की तैयारी प्रैक्टिस को दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि रिवीजन, अगर मान लो आपको कोई बैकलॉग नहीं था, मान लीजिए उस स्टेज पे आप आ गए, तो फिर रिवीजन के साथ एमसीक्यूज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम दे सकते हैं। एंड ये 3 हफ्ते आपने प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद नेक्स्ट 3 हफ्ते, नेक्स्ट 3, तो ऐसे आपका ओवरऑल प्लान बन जाएगा। ब्रॉड प्लान आप रखिए कि इन 3 हफ्तों के बाद फिर मेरी क्या चीज़ें रह जाती हैं, तो वो फिर आप 1 महीने का, 6 महीने का एंड सो ऑन यू कैन प्लान फॉर योरसेल्फ। ओके, सो सर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी हो गया कि आप कैसे उस टाइम मैनेज, लाइक जो आपने टाइम टेबल अपना बनाया है उसको फॉलो भी कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसमें यार एक ना ब्रायन ट्रेसी की बुक है, ईट दैट फ्रॉग करके। ओके सर। तो उसकी मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं यहाँ पर, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। टाइम मैनेजमेंट की ना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में ना यही चीज़ है कि कई बार ये अनरियलिस्टिक गोल्स ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल को जनरेट कर देते हैं कि एक दिन का हम अगर 100% नहीं कर पाए, आगे स्पेल हुआ तो हम संभाल नहीं पाते। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में एक तो डायरी सिस्टम आई गई, प्लस ब्रायन ट्रेसी ने जो अपनी किताब में कहा था, उसने कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, ऑलवेज ट्राई कि आप इजी चीज़ से एक बार स्टार्ट करो। ओके, एग्जाम में भी ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है कि जब यूजुअली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, ऐसा 100% नहीं है पर मोस्टली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, मान लो आपके 10 क्वेश्चंस लाइन में सॉल्व हो गए ना, तो ऐसा एक पंप देता है आपको कि आगे के पेजेस में भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं, भले ही हो सकता है वो आप फर्स्ट गो में ना कर पाते हैं। राइट, तो किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें भी कोई फेमिलियर इंसान मिलता है, तो हमें वो माहौल अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट विद समथिंग विच इज रिलेटिवली ईजी। ओके, जब वो कंप्लीट कर लो, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक बूस्ट मिलता है। ये बूस्ट अब रेजिडुअल एनर्जी की तरह नहीं रहना चाहिए। यूज दिस एनर्जी टू टेक ऑन नेक्स्ट टास्क विच इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। ओके, अब ये आपका हो जाएगा, ये 2 टास्क तो दिन के हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है तीसरे टास्क पे एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जी। अब अगेन कोशिश करो, ये जो 2 आपने अचीव किया ना, इससे जो आपका रेजिडुअल एनर्जी जो बन सकता था वो और ज्यादा बढ़ गया जी। नाउ यूज दैट एनर्जी टू इवन पुश योरसेल्फ। तो ये क्या है कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा विशेष नहीं बल्कि ये वर्चुअल सर्कल बन जाता है जी। ठीक है, तो हमने खराब साइकिल को एक पॉजिटिव साइकिल में बदल दिया, और इससे क्या होगा कि इस दिन का इम्पैक्ट अगले दिन पर पड़ेगा, उस अगले दिन का इम्पैक्ट पूरे हफ्ते पे, और वो महीने पे, एंड सो ऑन। ये हम कर सकते हैं इस चीज को। ये मेरे लिए भी बहुत नई इंसाइट थी सर। आई विल आल्सो डू। श्योर, ये तो मैं अभी भी करता हूँ जी। और इसमें एक और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देयर विल बी सर्टेन टाइम्स जहाँ पे किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, उससे हमारा ये साइकिल, पॉजिटिव साइकिल भी ब्रेक हो सकता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको हिट करता है। अब अगेन ये चॉइस हमारे पास होती है कि या तो हम रॉक बॉटम पे आ जाएं, या फिर किसी ना किसी तरह उस पॉजिटिव साइकिल को वापस रीबिल्ड करें। तो उस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो डायरी सिस्टम है ना, वो बहुत काम आता है। गो थ्रू दैट डायरी सिस्टम, वो जो आपके टिक लगे होंगे ना कि जो टॉपिक्स में कर चुका हूँ, दैट विल गिव यू अ बूस्ट। ओके, अलॉन्ग विद दैट रीप्लान योरसेल्फ, जहां पर वो टूट गया किसी रीजन से, आप दोबारा अगले 21 दिन का एक फ्रेश प्लान बनाओ, ताकि वो गिल्ट की वजह से, वो गिल्ट ट्रिप की वजह से ना आपका पूरा का पूरा वो नेगेटिव साइकिल ना स्टार्ट हो जाए। दैट मीन्स कि आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लाइक अपने जो एक अपना प्लान बनाया है उसको कुछ 20 डेज या 21 डेज तक फॉलो करें, एंड देन उसके बाद प्रॉपर अगर जो मॉडिफिकेशंस की भी नीड है उसमें, तो मॉडिफिकेशंस भी करें एज पर योर एक्सपीरियंस कि आपका लास्ट प्लान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल रजत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है। राइट, तो अगर इतनी गवर्नमेंट के लिए हम तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट करती है, ठीक है, हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर चेंज इज द कांस्टेंट, तो वो सेम चीज हमें टाइम मैनेजमेंट में भी करनी पड़ेगी। तो सर अगर जो हम बात करें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और लाइक अपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, एंड दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन अपने कॉलेज प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक उनको कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए?
यार ये यहाँ पर ट्रिकी है ये चीज़, दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग। ठीक है, फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपकी राय इसमें जानना श्योर चाहूँगा, सर। क्योंकि बीइंग रिलेटिवली यंगर टू मी, आई थिंक ओके। आप उस सिस्टम से भी फ्रेश निकले, तो यू कैन टेल दैट बेटर। तो यार इसमें मेरा तो ये मानना है कि कॉलेज में तो यार चिल करो एंजॉय करो, पर ठीक है अगर यूपीएससी का मच्छर काट चुका है आपको, तो उस केस में डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ग्रेजुएशन। श्योर ये सर। महापाप है, महापाप है। इसमें चलो भगवान की कृपा से हमने प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, हम्म। एंड ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट प्लेस्ड इन शनाइडर इलेक्ट्रिक बैंगलोर। हम्म। लेकिन मैंने कई अपने ऐसे फेलो एस्पिरेंट्स को देखा था, कॉलेज में साथी थे, जो प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठे, हम्म। और उन्होंने क्या कि यूपीएससी का मच्छर लड़ा हुआ है अब, हाँ। तो यूपीएससी का वो हुआ हुआ है पूरा बुखार, राइट। तो उसमें वो प्लेसमेंट के लिए ही नहीं बैठे, एंड देवर लाइक के वो एक कहानी है ना कि वॉरियर्स गए थे, उन्होंने ब्रिज बर्न कर दिया ताकि वो वापस ना जा पाए और लड़के जीते, वो जीत गए थे। हाँ। आपका श्योर नहीं है भाई, ठीक है, तो डोंट बर्न दैट ब्रिज, दैट ब्रिज इज एक्चुअली योर प्लान बी, इट माइट टर्न आउट टू बी प्लान। जी। तो कुछ एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूँ, अल्टीमेटली उन्होंने 6 अटेम्प्ट्स अपने एग्जॉस्ट किए, बट हार्ड लक, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा डाइसी रहता है। तो अब उनके मन में ना वो रिग्रेट आया एक, कि हम काश एटलीस्ट हमने इंटरव्यू फेस कर ली होती, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आती है तब जॉब तो ढूंढनी है, और जॉब ढूंढने में या ज्वाइन करने से पहले जो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है इंटरव्यू स्टेज। तो अगर कॉलेज में हम यंग होते हैं, कॉलेज में इसको देसी भाषा में बोलूँ कि अपना थोड़ा बहुत खिल्ली उड़वा भी ली हो, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन जब आप 28, 29 या 30 साल के हो जाते हैं, अटेम्प्ट्स दे रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आई, वहाँ पर यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर इन द जॉब इंटरव्यू, तो उधर नहीं दिक्कत आनी चाहिए। तो वो जो रिग्रेट हिट करता है ना, कि यार तब काश सीरियसली ले लिया होता, ठीक है, ट्राई ही नहीं किया, तो वो ट्राई ही ना करने का रिग्रेट यूपीएससी में फेल होने की पेन से ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मेरी मेन सलाह तो ये रहेगी कि ग्रेजुएशन को टाइम दो, लिमिटेड टाइम में जो आप पार्टी वगैरह करने में या थोड़ी आवारागर्दी में वेस्ट करते हो, उसमें यू कैन इन्वेस्ट इन योर प्रिपरेशन। बाकी मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा यार, क्योंकि आप थोड़े यंग हैं, तो आपका क्या रहता था कॉलेज में, किस तरह से आप प्लान करते थे? जी सर, इसी के साथ साथ जैसे हमने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है जो जिनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ वो हैं जो कि कॉलेज के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सर उन लोगों को हमारा एडवाइस ये रहता है, इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अलॉन्ग विद योर कॉलेज, सो उसमें आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप कितने आवर्स दे सकते हैं और टाइम का कौन सा ऐसा डे है जिस पे आप सिटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर जो किसी का कॉलेज है तो कोई ऐसे होते हैं एस्पिरेंट जो मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो इवनिंग में होते हैं। सो अगर जो हम कॉम्प्रिहेंसिवली भी बात करें, वी से कि जस्ट फिक्स योर आवर्स कि पर डे आई विल बी डिवोटिंग 2 to 3 आवर्स फॉर द प्रिपरेशन, और से 4 आवर्स। और जब वो अपने आर्ट्स डिसाइड कर लें, देन वो डे के किसी भी टाइम पे, लाइक मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, जब भी वो कंफर्टेबल हो तब वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर उसमें हम ये बोलते हैं कि 3 to 4 आवर्स में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट्स पे, एनसीईआरटी पे। कि अगर आप का जो ग्रेजुएशन है, से फॉर एग्जांपल साइंस में है, तो यू नीड a basic idea about the humanities सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो पहले आप अपना जो कॉलेज टाइम है उसमें आप अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा रीड कर लें, तो एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हो जाए। इनकेस आपने कोई कोर्स परचेस करके रखा है तो उसमें आप अपनी जो क्लासेस हैं उन पे फोकस करें कि क्लासेस में क्या हो रहा है। तो ये मेंटेन करके रखें कि अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस आप डेली देख रहे हैं। इसके साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बेसिक एनसीईआरटी जो है वो आप उनको कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर हम इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि आप अपना जो टाइम है, आई वुड से कि हाफ एन आवर आप अपना पीवाईक्यू और सिलेबस के लिए रखिए। अल्टरनेट डे पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सर जैसे हमने देखा इस प्रिपरेशन में राइट ट्रैक, राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रैक मिस नहीं होना चाहिए। एंड वी थिंक कि जो सिलेबस है यूपीएससी का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ऐसे मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमें हमेशा राइट डायरेक्शन दिखाते रहते हैं। तो जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, अगर जो वो
इनिशियली यूपीएससी की डिमांड को समझेंगे और यूपीएससी की डिमांड को हम बेहतर तरीके से या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या सिलेबस से समझ सकते हैं। तो वी से कि आप अपना हाफ एन आवर में एटलीस्ट रखिए पर डे कि आप रीडिंग कर रहे हैं सिलेबस की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो आपको एक डायरेक्शन देते रहेंगे कि आपको जो आगे का कंटेंट है वो किस डायरेक्शन में कंप्लीट करना है। तो उसके साथ साथ सिलेबस हुआ, टाइम हुआ हमारा, पीवाईक्यूज हुए, उसके साथ साथ क्लास हुई। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास कवर कीजिए, एल्स उसके साथ साथ आप जो बेसिक बुक्स हैं हमारी एनसीईआरटी एटलीस्ट उनको तो ज़रूर कवर करके रखिए, सो दैट कि जब आप अपना ग्रेजुएशन से निकले तो जब आप अपना फुल टाइम अपना प्रिपरेशन के लिए डिवोट करने आए तो आप ऑलरेडी कुछ लोगों से कंपटीशन में आ गए हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ बेसिक चीज़ें कवर करके रखी हैं। और जब अपनी प्रिपरेशन एडवांस लेवल पे आप करना स्टार्ट करेंगे सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल रजत, इस बात से एग्री करता हूँ मैं। जी सर। और थोड़ा सा मुझे अपना टाइम एक्चुअली याद आया कि फाइनल ईयर में सबको लड़ता तो है यूपीएससी का हाँ। मच्छर हमें भी लड़ा। तो उसमें एक मैं चीज़ यहाँ पर ना आपकी इस बात से एक और चीज़ ऐड करूँगा कि बात सही है कि टाइम हमें देखना चाहिए कि किस दिन हम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें कॉलेज में अपना टाइम देना है कि बीच बीच में एग्जाम्स आएंगे जी। तो जो हमारी रूटीन बनी है यूपीएससी की वो ब्रेक हो सकती है। जी सर। अब कॉलेज का बच्चा ना थोड़ा इमेच्योर होता है, मैं भी था। जी सर। तो उसमें उस ब्रेक की वजह से हमें लगता है कि बस दुनिया खत्म, ये क्या हो गया, राइट। और फिर रिज्यूम करते हैं हमें लगता है कि बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ेगा, जो कि दैट इज नॉट ट्रू। वी डोंट रियलाइज इट बट दैट्स नॉट ट्रू। ट्रू। सो सर इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ योर प्लानिंग कि मेरा जो एग्जाम आएगा तो वो मेरा एक कॉन्शियस उसमें ब्रेक होगा प्रिपरेशन में। क्या ऐसे देख सकते हैं? बिल्कुल, देखना ही ऐसे चाहिए जी। कि आपको जब पता है कि आपके एग्जाम में अगर देखो ग्रेजुएशन नहीं होगी तो एलिजिबल ही नहीं हो। हाँ, एलिजिबल नहीं होंगे तो आप कितनी प्रिपरेशन कर लें राइट। एग्जाम में नहीं में। अब इसमें गलती जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करते हैं ना, हाँ। वो क्या गलती करते हैं कि वो देखो ज्यादातर जो कॉलेज में स्टार्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कॉलेज की पढ़ाई से डिसएंचेंट हुआ होता है। कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा देखता है कि इंजीनियरिंग लगता है गलती से इधर आ गए, क्या ही करा रहे हैं यूपीएससी। और यूपीएससी है तो इंटरेस्टिंग, जी। आप पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री, इट इज सो इंटरेस्टिंग, सोसाइटी के बारे में हमें इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी एडिक्टिव एज वेल। यस सर। तो वो कॉन्शियस ब्रेक ही नहीं ले पाते। तो उसमें क्या होता है कि जब पेपर स्टार्ट होता है तो एक माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक तरफ लगता है कि यार हमारी तो यूपीएससी की तैयारी छूट रही है, हाँ। दूसरी तरफ पेपर नहीं तैयार होगा तो ये भी पता है कि यार सीजीपी नहीं बनेगी, कैसे पास होंगे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में क्या है कि दो कश्तों में सवार होने वाली बात हो जाती है, जिसमें फिर आप अल्टीमेटली ड्राउन हो सकते हैं। हाँ। तो एक्सेप्ट दिस थिंग, द थिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, उसको एक्सेप्ट कर लो। पेपर होना ही है कॉलेज का, तब तैयारी को पॉज देना ही पड़ेगा जी। और 100% दे दो ग्रेजुएशन में, उधर अच्छे नंबर आएंगे। इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा यूपीएससी के सामने, नहीं तो वहां पे फिर कई बार जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। कि नंबर क्यों कम थे, क्या किया हम, आप तब सीरियस नहीं थे तो क्या गारंटी है कि अभी भी सीरियस होंगे। तो वो चीज को लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचते हुए आई थिंक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इसका। जी। आई थिंक कॉलेज अगर जो हमारे साथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो देख रहे होंगे तो उनको ये बहुत अच्छी इंसाइट मिल गई कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को कॉलेज के साथ मेंटेन करना है और अपना जो कॉलेज की जो स्टडीज है एकेडमिक है उस पर भी थोड़ा फोकस हमें बना के रखना ही है। एग्जैक्टली रजत, आई सिंसियरली होप कि उनको भी एक पॉजिटिव इंसाइट मिले जी। और आई होप कि वो सिलेक्ट भी डेफिनेटली हों। जी सर। ये हमने कुछ केस स्टडीज डिस्कशन किया एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज में लाई करते हैं, तो वो इससे को रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर जो किसी को कोई भी डाउट होगा अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स ये आप ही के लिए बेसिकली ये पूरी सीरीज़ है और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत से एस्पिरेंट्स दूर देश के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं और कभी कभार ऐसा लगता है कि काश कोई वो उंगली हमें मिल जाए जिसे पकड़ के हम अपनी नैया पार लगा सकें। तो वो उंगली ही हम एक तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किन चीज़ों में थोड़ी परेशानी आती है, क्या इश्यूज़ आप फेस करते हैं। तो हमारी अपकमिंग चैप्टर्स इस मेंटरशिप डायरी के उन्हीं मुद्दों के ऊपर, उन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करने के ऊपर डेडिकेटेड रहेंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच रजत फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंसाइट्स जो आपने मेंटरशिप डायरी में दिए हैं हमें। एंड
बहुत ज़्यादा मेंटरशिप, सर मेंटरशिप को एक्चुअली लीड करते हैं, तो सर ज़्यादा कांटेक्ट में हैं जी सर। एस्पिरेंट्स के। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आप कमेंट में अपने इश्यूज ज़रूर बताइएगा और जल्दी आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।